Okay, so start solving the questions. ओके लेट्स सी, 1 मिनट का और टाइम लीजिए और अच्छे से आंसर करिए। चलिए सबको आंसर करिए प्लीज। टेक दीज क्वेश्चंस एज द लर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप बहुत कुछ इससे लर्न करेंगे, तो इसलिए क्वेश्चंस को रीड करिए, अच्छे से आंसर करने की कोशिश करिए। बहुत लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? अटेम्प्ट अटेम्प्ट करिए। Okay, let's see the correct answer for this question. Consider the following statement regarding the currency chest. Statement 1. Currency chest is a place where bank stock money meant for ATM. हो सकता है आपको देख के लग रहा हो ये सही है। करेंसी चेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड बाई आरबीआई। अब ये बैंक के द्वारा एडमिनिस्टर्ड होता है कि आरबीआई के द्वारा होता है, पता नहीं है। द सिक्योरिटी ऑफ द करेंसी चेस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बैंक इन विच दे आर सिचुएटेड। यहाँ पे करेंसी चेस्ट होता क्या है, तो देखिए करेंसी चेस्ट क्या होता है। सीसी करेंसी चेस्ट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आरबीआई जो होता है ना, वो मनी का स्टॉक रखता है, मतलब मनी को स्टोर करके रखता है। ये किस पर्पस के लिए होता है? तो फॉर बैंक, बैंक के पर्पस के लिए और एटीएम के पर्पस के लिए, दोनों पर्पस के लिए आरबीआई जो मनी स्टॉक करता है जिस प्लेस पे, उसको बोलते हैं करेंसी चेस्ट। और ये जो चेस्ट होता है ये यूजुअली कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तो बैंक्स के प्रीमाइसिस में सिचुएटेड होता है। लेकिन ये एडमिनिस्टर्ड किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है, क्योंकि करेंसी चेस्ट किसका होता है? ये आरबीआई मनी को स्टॉक करके रखता है। यस, स्ट्रॉन्ग रूम। ओके, स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है? देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेंसी चेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रूम। जो मनी करेंसी चेस्ट में रहता है ना, वो किसका पैसा होता है? आरबीआई का। और जो मनी स्ट्रॉन्ग रूम में रहता है वो किसका पैसा होता है? तो वो बैंक का पैसा होता है। बैंक का सर। यस सर। दोनों में डिफरेंस होता है, करेंसी चेस्ट और स्ट्रॉन्ग रूम के बीच में डिफरेंस होता है। जो स्ट्रॉन्ग रूम में जो पैसा होता है वो बैंक का होता है, और जो करेंसी चेस्ट में जो पैसा होता है वो किसका होता है? आरबीआई का होता है। द मनी प्रेजेंट इन द करेंसी चेस्ट बिलोंग्स टू द आरबीआई एंड द मनी केप्ट इन द स्ट्रॉन्ग रूम, ये करेंसी चेस्ट के बाहर होता है। ये स्ट्रॉन्ग रूम जो होता है ना, करेंसी चेस्ट के बाहर होता है। ये किससे बिलोंग करता है? बैंक से बिलोंग करता है। ठीक है, तो करेंसी चेस्ट इज अ प्लेस वेयर बैंक स्टॉक द मनी मींट फॉर एटीएम, so it is the RBI, not the bank. Currency chests are administered by RBI, so yes, it is correct. The यस सर। security of the currency chest is the responsibility of the bank in which they are situated. तो देखिए अब
Yes, sir. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, बैंक का होगा क्या? क्योंकि करेंसी चेस्ट तो आरबीआई का होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक का होता है। और जो Thank करेंसी चेस्ट होता you, है, sir. मैंने बताया ना कि बैंक के प्रीमाइसेस में सिचुएटेड होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वहां से किसी भी तरीके का करेंसी लॉस्ट होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी Bank किसके is ऊपर जाएगा? responsible. बैंक के ऊपर जाएगा। तो क्या बैंक फ्री में ये काम करता है? तो सिक्योरिटी एक्सपेंस आरबीआई बैंक को प्रोवाइड करती है, जस्ट टू मेंटेन दिस। जो करेंसी चेस्ट को मेंटेन करने के लिए आरबीआई बैंक को सिक्योरिटी एक्सपेंस प्रोवाइड करती है, बट इट इज द बैंक हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस विद इन द करेंसी चेस्ट। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट एंड 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या आंसर क्या हो गया? बी, ओनली 2 एंड 3। सब कुछ समझ आया? Yes, sir. ओके। यस सर, यस सर। तो स्ट्रॉन्ग रूम और करेंसी चेस्ट में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। करेंसी चेस्ट हमेशा बैंक से बिलोंग, सॉरी, स्ट्रॉन्ग रूम हमेशा बैंक से बिलोंग करता है और करेंसी चेस्ट हमेशा आरबीआई से बिलोंग करता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंसी चेस्ट का किसके ऊपर होता है? बैंक के ऊपर होता है, और सिक्योरिटी एक्सपेंस आरबीआई बैंक को प्रोवाइड करती है। ये चीज हमेशा याद रखेंगे। देखिए, आप लोग इसका आंसर कैसे कर रहे हैं? नाम से ही आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नाम क्लियर है तो आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। आसियान का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट का बात हो रहा है, ठीक है। क्या भूटान साउथ ईस्ट में लाई करता है? नहीं करता है। नो सर। नहीं। तो अब 3 आया, 1 2 3। ये 1 2 3 इसमें आसियान में हो सकता है। अब बिम्स्टेक में देखिए, बिम्स्टेक में मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, और मैंने बताया था कि टी यस सर, तक तो ऐसे, बांग्लादेश, हाँ टी तक तो ऐसे, इंडिया, म्यांमार। बांग्लादेश, इंडिया, Bangladesh. म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। इंडिया, और वो म्यांमार, हमेशा श्रीलंका, थाईलैंड। इंडिया के साथ रहता है। कौन कौन? भूटान और नेपाल। भूटान और Yes, नेपाल। sir. तो क्या इसमें आपको कंबोडिया दिख रहा है? No, sir. तो क्या पूछ रहा है? जो दोनों के कंट्री मेंबर्स है बिम्स्टेक और आसियान के, कंबोडिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो म्यांमार एंड थाईलैंड। आपको आसियान पूरा याद Yes, भी sir. नहीं है, स्टिल यू कैन आंसर इट, क्योंकि नाम से क्लियर है ना, साउथ ईस्ट। अगर कल को पूछ देगा इंडिया इज ए मेंबर ऑफ आसियान कंट्री, ठीक है, ऐसा सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन भी है, 2015 या 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमें कैसे पता होगा? हम नहीं पढ़े हैं फिर भी हम क्या आंसर नहीं करेंगे? तो यहाँ पे क्लियर है ना, साउथ ईस्ट। क्या इंडिया साउथ ईस्ट में लाई करता है? क्या भूटान साउथ ईस्ट में लाई करता है? नहीं है, ये सब आंसर नहीं हो सकता है। तो 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? 1 एंड 3, सी। One and अब इसका आंसर तो आप सबको करना है, पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है।
ट्रिक बिम्स्टेक का तो आपको ऐसे ही याद रखना, BIMSTEC। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। और इंडिया के साथ हमेशा दो तो अटैच्ड ही है, नेपाल एंड भूटान। नेपाल एंड भूटान, तो यही 7 कंट्री बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। आसियान में, तो आसियान में अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे? तो आप इधर से आसियान जो कंट्री है, यहाँ से म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये 5 कंट्री तो आप याद रखेंगे। तो उसको शॉर्ट के लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक सबका अलग अलग होता है, हमने तो बस ऐसे ही याद रखा था MLCTV। तो इस तरीके से 5 कंट्री तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। इसके बाद और कौन कौन से कंट्री होते हैं वहां पे, तो अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिंगापुर भी होता है, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, एक आपका ब्रूनी आता है, और एक आपका फिलीपींस होता है। फिलीपींस, बस यही 10 मेंबर कंट्रीज होते हैं आसियान के। तो आसियान में टोटल कितने मेंबर कंट्रीज है? 10 है। MLCTV से तो आप ये 5 याद ही रख लेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशियन में सिंगापुर नीचे में है, काफी सुंदर सा कंट्री है। देन मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस एंड ब्रूनी। ये तो 5 कंट्री ऐसे ही याद हो जाते हैं, तो आसियान ज्यादा टफ नहीं है याद रखना। टीवी क्लिप्स ऑफ MBBS, अच्छा, ओके ओके। क्या बताया आपने? टीवी क्लिप्स ऑफ क्लिप MBBS। क्लिप अच्छा टीवी, क्लिप पॉलिसी। अच्छा ये क्या है? T फॉर थाईलैंड, 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 वियतनाम, 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 कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, म्यांमार, ब्रूनी। मलेशिया। सर बर्मा की, सर बर्मा को बोलते अच्छा अच्छा, थे ना पहले, म्यांमार इसका। हाँ बी से उसको पहले अच्छा, तो बर्मा ये बोलते आपने M थे, फॉर फिर बोर्निया एंड मलेशिया हो गया, सिंगापुर। B फॉर ब्रूनी, C म्यांमार, फॉर बर्मा। मलेशिया एक हाँ सर, ठीक है, तो ये म्यांमार ही हो गया, बर्मा। एंड सिंगापुर। और S फॉर आपका सिंगापुर हो गया। ओके, टीवी क्लिप ऑफ MBBS, ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ इसका आंसर बताइए, कौन सा रिवर था? रिवर का नाम बताइए। सर मैंने मैसेज में लिखा था फेनी रिवर, फेनी फेनी रिवर सर। वंडरफुल। इंडिया एंड बांग्लादेश, मैत्री से सी, ये तो सबका करेक्ट होना चाहिए। फनी नहीं, फेनी, फनी रिवर थोड़ी था, फेनी रिवर था। FENI, फेनी। यस यस यस।
चलिए ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, स्टिल ट्राई। चलिए लेट्स सी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके आप सब आंसर कर रहे हैं। रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो क्या इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा तभी तो वहां पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बताया गया होगा। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो बिल्कुल सही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, यहाँ तक तो करेक्ट है, ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर दैट द इलेक्शंस हेल्ड आर फ्री एंड फेयर। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा रोल तो यही है, टू इंश्योर दैट द इलेक्शंस हेल्ड आर फ्री एंड फेयर। तो दिस इज करेक्ट। दूसरा क्या है? if the election chief election commissioner and other election commissioner differ in opinion on any matter, such matter shall be decided according to the opinion of the majority। जैसे आप देखते हैं ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दो अभी इलेक्शन कमिश्नर है, इस तरीके से होता है। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच में किसी मैटर पे ओपिनियन मैच न करे, देन व्हाट विल हैपन, वैसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा? तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो बात होगा वो चलेगा, या इलेक्शन कमिश्नर जो बोलेंगे वो चलेगा? कैसे होगा? तो देखिए इनका जो पावर होता है ना बिल्कुल इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू द होता है। ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। इनका जो पावर होता है ना बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, कोई यस सर। डिफरेंसेस नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दे हैव द इक्वल पावर एंड दे रिसीव द इक्वल सैलरी, अलाउंसेस एंड एनी अदर प्रीरिक्विजिट। किसी भी तरीके का जो फैसिलिटीज होता है ना, और ये सब किसके इक्विवेलेंट होता है? जो इलेक्शन कमिश्नर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट होता है? नो, दे आर इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट जजेस। यस, जज ऑफ सुप्रीम यस सर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जैसे कल जजेस। हमने अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया किया था, उनको जो यस सर। प्रिविलेजेस दिया जाता है मेंबर किसके ऑफ इक्विवेलेंट होता है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ बट यहाँ मेंबर पे ऑफ इलेक्शन पार्लियामेंट। कमीशन यस का सर। क्या होता है? इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो सर। फैसिलिटीज वगैरह दिया जाता है ना, इनके इक्विवेलेंट इनको ये फैसिलिटीज दिया जाता है, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अराइज होता है तो क्या होगा? कंसेंसस कैसे आता है? तो मेजोरिटी। मेजॉरिटी। मेजॉरिटी सर। मेजोरिटी। मेजॉरिटीज ओपिनियन विल तो प्रिवेल। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस सर। अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर।
Okay, you are not 100% sure. Let's see. ओके, पता ही नहीं है ये क्या होता है। नो प्रॉब्लम। तो ऐसा करते हैं ना, पहले हम लोग एसडीआर के बारे में थोड़ा लर्न करते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एसडीआर वाला जो टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा कि एसडीआर क्या होता है। यस सर, फाइन। देखिए, एसडीआर क्या होता है। कोटा आप जानते हो? कोटा भी आप लोग नहीं जानते हो। जब कोई कंट्री आईएमएफ ज्वाइन करता है ना, यस सर, यस सर। आईएमएफ जब कोई कंट्री ज्वाइन करता है तो उसको क्या असाइन किया जाता है? इनिशियल लेवल पे उनको क्या असाइन किया जाता है? कोटा असाइन किया जाता है। ठोका, ठीक है। ये जो यस कोटा सर। होता है ना, ये जैसे कोई नया कंट्री ज्वाइन किया तो उनको कोटा असाइन किया जाता है। उनको कोटा किस बेसिस पे असाइन किया जाता है? जैसे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो होते हैं ना, उनको भी कोटा किस बेसिस पे असाइन किया जाता है? तो साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो ये साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? किस कंट्री को कितना कोटा दिया जाएगा। जैसे ये चार चीज पर डिपेंड करता है। जीडीपी, और जीडीपी का जो वेट होता है ना, वो 50% होता है। ओपननेस, ओपननेस, ओपननेस क्या होता है कि एक कंट्री का जो इकोनॉमी है वो कितना ओपन है। क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कंट्री का इकोनॉमी जो है ये कितना। लिबरलाइजेशन और यस, प्राइवेटाइजेशन। यस, यस, हाँ, यस, लिबरल। करेक्ट। हाँ, तो इसका जो वेट होता है ये 30% होता है। देन इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, मतलब अगर इकोनॉमी में वेरिएशन आता है तो कंट्री कितना सहन सकती है, मतलब कंट्री कितना बेयर कर सकता है। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, इसका जो होता है ये नियरली 15% वेट होता है। और इंटरनेशनल रिजर्व्स, इंटरनेशनल रिजर्व्स, इसका 5% होता है। तो टोटल 100% हुआ। इसी वेट के अकॉर्डिंग कि कंट्री का जीडीपी कितना है, कंट्री का ओपननेस कितना है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी कितना है, इंटरनेशनल रिजर्व्स कितना है, इसी बेसिस पे कंट्री को क्या किया जाता है? कोटा असाइन किया जाता है। तो देर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ कोटा, कोटा का कुछ परसेंटेज होता है, सर्टेन परसेंटेज। ठीक है। ये जो कोटा होता है, ये कोटा किस चीज में हेल्प करता है? तो जिस कंट्री के पास जितना कोटा होता है ना, उसको उसके इक्विवेलेंट उनको वोटिंग राइट्स दिया जाता है, वोटिंग राइट्स। और उनको फंड रेज करने में इजी रहता है, फंड रेज करने में इजी रहता है। अब बोलेंगे कि सर कोटा आपने बताया लेकिन उतना क्लियर समझ नहीं आया। लेट से 5-6 कंट्री है, 10 कंट्री है, कंट्री ABCDEF GHIJ। टोटल आईएमएफ में आप जानते हो कि 189 मेंबर्स है। एट प्रेजेंट 189 मेंबर्स है ना? यस, 189 190 यस सर, ऐसे यस कुछ है। सर। हाँ, यस, 189 मेंबर्स एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कोटा किसको है? यूएस के पास है। यूएस के पास आप जानते हैं, जैसे यूएस का जीडीपी आप कंपेयर करेंगे, ओपननेस, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी और इंटरनेशनल रिजर्व्स अगर आप कंपेयर करेंगे, तो यूएस को जो टोटल कोटा अलॉटेड है वो 17% के आसपास का कोटा है। इसी तरीके से कंट्री बी, कंट्री सी, कंट्री डी, कंट्री ई, एफ, जी। इसमें इंडिया का जो कोटा है, इंडिया को कितना परसेंटेज अलॉटेड है? तो नियरली 2% के आसपास अलॉटेड है। 2 से 2.5% के आसपास का इंडिया का जो कोटा है वो अलॉटेड है। इसमें कोटा में क्या होता है? जैसे अगर 17% कोटा है, तो जैसे आप बोलते हैं ना, एक कार, तो एक कार का दाम 7 लाख रुपए। जैसे कि अगर हम किसी कार का बात कर रहे हैं, तो आप यूनिट में बताते हो ना कार, तो इस कार का आप मॉनेटरी वैल्यू जब बताते हो, तो आप उसको बोलते हो ना एक कार का दाम 7 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया है। तो जब इस कोटा को
आप मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करते हो तो इसको क्या बोला जाता है, एसडीआर, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। जैसे अगर 17% की वैल्यू यहाँ पे लेट से नियरली 870 बिलियन डॉलर, लेट से बिलियन डॉलर, तो 17% की वैल्यू 870 बिलियन डॉलर है, तो मतलब यूएस का जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है ना वो कितना है, 870 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, बोलिए और इजी करूँ। यस सर, यस सर, यस सर, यस यस सर, सर। आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। और सर, सर मैंने सर कई बार पढ़ा लेकिन सर सही समझ सर आज ही आया। क्या क्या क्या? सर एक्चुअली सर मैंने सर एसडीआर सर कई बार पढ़ा सर, मुझे ना सर ये आई थिंक 2012 में सर मुझे केएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा था इसके रिगार्डिंग, यस, लेकिन सर अभी थोड़ा सर मुझे स्किप हो गया था सर, अभी आपने बिल्कुल क्लियरली दिखे सकता है। ओके। तो ये पहले क्या हुआ कि कोई कंट्री आईएमएफ ज्वाइन करता है तो उसको क्या है, इनिशियली लेवल पे क्या दिया जाता है, कोटा दिया जाता है, और ये कोटा परसेंटेज टर्म्स में होता है। जैसे टोटल 100% में किस कंट्री का 2% होगा, किसी का 4% होगा, किसी का 8% होगा, तो अभी यूएस का कोटा सबसे ज्यादा है आईएमएफ में, दैट इज 17%। और इस कोटा को जो आप मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करते हो तो इसको हम बोलते हैं एसडीआर, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया। अब ये जो कोटा होता है इससे हेल्प क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि वोटिंग राइट्स में हेल्प करते हैं। जैसे किसी भी जगह पे अगर आईएमएफ में कुछ एलोकेशंस करना है, किसी भी तरीके का एलोकेशन करना है, किसी को फंड देना है, किसी को फंड रीच करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें 85% वोटिंग रिक्वायर्ड होता है, 85% वोटिंग। अगर 85% प्लस वोटिंग है तो ही उस चीज पे डिसीजन आएगा, वरना डिसीजन नहीं आएगा। जैसे होता है ना 50% प्लस मेजोरिटी वोट्स, तो यहाँ पे क्या होता है 85% प्लस वोटिंग रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब अगर यूएस किसी भी सरकमस्टेंसेस में अगर इस वोटिंग से एब्सटेन करता है, नहीं करता है वोट, तो क्या होगा, एलोकेशंस जाएगा ही नहीं, किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूएस ने क्या किया, उस वोटिंग को, अगर यूएस फेवर में वोट नहीं करता है तो आईएमएफ में अभी यूएस का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना है, नियरली 17% है। कोटा किसका है, कितना है, 17% है। तो ये जो कोटा होता है यही वोटिंग राइट्स के इक्विवेलेंट होता है। और आईएमएफ में किसी भी तरीके के एलोकेशन के लिए 85% वोटिंग रिक्वायर्ड होता है। और अगर यूएस अकेले 17% वोट लिया हुआ है तो मतलब 83% वोट आप करा के भी क्या करोगे, अगर यूएस अगर रोक देता है, अगर यूएस नहीं चाहता है, अगर यूएस वोट नहीं करेगा, अगेंस्ट में वोट करेगा, तो क्या होगा, यस वो सर, यस चीज सर। पास होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कल को ऐसा आता है कि आईएमएफ एलोकेशन डिपेंड्स ऑन द यूएस वोटिंग राइट्स, तो इट्स ट्रू, क्योंकि अभी यूएस में यूएस का जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आईएमएफ में वो 17% का वोटिंग राइट्स आईएमएफ में लेके बैठा हुआ यूएस। ठीक है, अब ये एसडीआर जो होता है ये क्या होता है, अभी तो हम समझे कि जब कोटा को हमने मॉनेटरी टर्म्स में बताया तो उसको बोलते हैं एसडीआर। ठीक है, अब ये एसडीआर होता क्या है, तो ये आईएमएफ के पास एक तरीके का अकाउंट होता है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ना, तो उसके पास एक अकाउंट होता है। ये एक करेंसी नहीं होता है, ये करेंसी नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जो एसडीआर जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है ये करेंसी, तो नो इट्स नॉट अ करेंसी, ये करेंसी नहीं होता है, ये एक तरीके का अकाउंट होता है। इसमें एसडीआर में ना बास्केट ऑफ करेंसीज होते हैं। मैं एसडीआर में एसडीआर में बास्केट ऑफ करेंसीज होते हैं, बास्केट ऑफ करेंसी। तो किस किस करेंसीज को उस बास्केट में आप डाल सकते हैं, तो यस, यूएस डॉलर, यूएस डॉलर, सर जापानीज येन, देन यूरो, यूरो सर, देन पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, यूरो, यस, एंड जापानीज येन, चाइनीज रेंबी। देन यार यूके का पाउंड स्टर्लिंग, क्या सर, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। और 2016 में एक नया एसडीआर ऐड किया गया था, डेट इज चाइनीज रेंबी, इंक्लूडेड इन 2016। और याद है जगतार सिंह, आपने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने आपको उसमें बताया था कि एसडीआर में उसको यूज किया था रेनमिनबी को, जब आपने एक बार क्लास में मेरे से पूछा भी था, तो उस समय आपको शायद पता नहीं एसडीआर के बारे में इतना नॉलेज था कि नहीं था, बट यही है। ये 5 बास्केट ऑफ करेंसीज होते हैं। ये किस रेनमिनबी किसकी करेंसी है? चाइना चाइना की। ये 5 करेंसीज होते हैं जो एसडीआर के बास्केट्स में होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि अगर जैसे इंडिया के पास एसडीआर 2% का है या 2.5% का है, सॉरी कोटा, तो इस कोटा का जो मॉनेटरी वैल्यू होगा लेट से $250 मिलियन, $250 मिलियन। ठीक है, ये जो डॉलर होता है ना $250 मिलियन, अब
ये $250 मिलियन बोलने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा एसडीआर होता है उतना ज्यादा आप बोरो कर सकते हो। अगर इंडिया को रिक्वायरमेंट है बोरोइंग का तो इंडिया क्या कर सकता है, अपने एसडीआर राइट्स का 200% मनी को बोरो कर सकता है, 200%। जैसे इंडिया का अगर $250 मिलियन है तो इंडिया कितना बोरो कर सकता है एसडीआर से, उसके पास राइट है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इसका नाम ही होता है राइट, मतलब उसके पास राइट है। कितने का राइट है, तो 200% का। तो अगर $250 मिलियन अगर इंडिया का एसडीआर है तो इंडिया कितना बोरो कर सकता है आईएमएफ से, तो $500 मिलियन इंडिया बोरो कर सकता है। तो जितना ज्यादा एसडीआर होता है उतना मनी बोरो किया जा सकता है। एसडीआर क्यों सर ये क्रिएट, 200% आपने सॉरी कैसे बोला? दोगुना दोगुना 200%? 200% दोगुना। 2 टाइम्स। जो आपका एसडीआर होता है ना, एसडीआर क्या होता है कि स्पेशल ड्रॉइंग यस राइट, सर। मतलब आपको जब बोरो करना होता है तो आप क्या करते हैं, आईएमएफ से बोरो करते हैं सर जो हमें अंडर। वैल्यू है ना वो 2% है ना इंडिया का सर? हाँ इंडिया का 2% के आसपास है, कोई कुछ समथिंग 2 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्टली 2% नहीं है, ये सर, मतलब सर। 2% yes के sir आसपास